Good morning, everyone. As you know, chapter 13 of class 8th is going on, which is sound. So, students, our today's topic is 13.4. We hear sound through our ears. The shape of the outer part of the ear is like a funnel. When sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called the eardrum. It performs an important function. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने ईयर के थ्रू साउंड को सुन पाते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी साउंड वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होता है वह हमारे कानों तक वेव्स के फॉर्म में पहुंचता है। स्टूडेंट्स, हमारे जो ईयर्स होते हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। द पार्ट्स ऑफ द ईयर इंक्लूड एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। इन 3 टाइप के स्ट्रक्चर से हमारे ईयर्स बने होते हैं। हमारे कान के आउटर पार्ट का स्ट्रक्चर फनल लाइक होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। सबसे पहले साउंड हमारे ईयर तक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। उसके बाद साउंड एक कैनल, जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, इस कैनल से होता हुआ आगे की तरफ ट्रेवल करता है। एंड की तरफ एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। इस थिन मेम्ब्रेन को ही हम ईयर ड्रम बोलते हैं। ईयर ड्रम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ईयर ड्रम एक स्ट्रेच्ड रबर सीट होती है। जैसे ही साउंड ईयर ड्रम तक पहुंचता है, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होने लगता है। उसके बाद ईयर ड्रम से वाइब्रेशन इनर ईयर तक पहुंचता है और इनर ईयर जो सिग्नल उसको रिसीव होता है, इस सिग्नल को सेंसरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब भी आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक दैट मैं यदि आपसे बोलती हूँ कि आपको साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 13 ओपन करना है, तो आप क्या करते हो? चैप्टर नंबर 13 को ओपन कर लेती हो, क्योंकि आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो आपके ईयर तक पहुंची है और फिर आपके जो एयर हैं इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचा देती हैं? ब्रेन में पहुंचा देती हैं, जिससे कि जो ब्रेन होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है और रिएक्शन देता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 13.5 एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. This motion is also called oscillatory motion. You have already learned it in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. Students, यहाँ पर कुछ important terms like that amplitude, time period and frequency दी गई हैं। सबसे पहले हम वाइब्रेशन क्या होता है ये देखेंगे। जब भी किसी पार्टिकल या बॉडी में मोशन होता है, मीन्स वह अपनी स्टेबल पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आता है। इस टाइप का जो मोशन है, ये जो मोशन होता है जब ये बार बार होता है, मीन्स मोशन जब रिपीट होता है, उसे ही हम वाइब्रेशन कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब भी कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अपनी स्टेबल पोजीशन से या मीन पोजीशन से मूव करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। इसी मोशन को ऑसिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले वाली क्लासेस में भी आपने ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि मोशन और वाइब्रेशन क्या है। नेक्स्ट वी विल सी frequency, amplitude and time period. The number of oscillation per second is called the frequency of oscillation. Frequency is expressed in hertz. Its symbol is Hz. A frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second. If any object oscillates 20 times in 1 second, what would be its frequency? मीन्स एक सेकंड में किसी पार्टिकल या बॉडी में जितने ऑसिलेशन होते हैं, जितनी बार उसमें मोशन होता है, उसे ही हम
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्चिलेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में एक्सप्रेस किया जाता है। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आपने देखा होगा लंबाई को हम मीटर में, मीन्स जो लंबाई होता है उसकी यूनिट मीटर होती है, वेट की यूनिट किलोग्राम होती है, ठीक उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, जिसका सिंबल एच जेड होता है, कैपिटल एच और स्मॉल जेड। 1 हर्ट्ज की पर सेकंड फ्रीक्वेंसी 1 ऑस्चिलेशन होती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 20 टाइम्स ऑसिलेट्स होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगी, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि 1 सेकंड में जितनी बार ऑसिलेशन होता है उन ऑसिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लेते हैं हम 1 सेकंड में यदि किसी ऑब्जेक्ट में 10 टाइम्स ऑसिलेशन होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होगी। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने एक पेंडुलम को देखा होगा। एक पेंडुलम जो होता है वो अपनी एक जगह से दूसरी तरफ जाता है और वापस उसी जगह पर आ जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एक ऑसिलेशन कहते हैं। और इसमें लगने वाला टाइम मींस 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। You can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? Students, आपने अपने चारों तरफ कई तरह के साउंड सुने होंगे। जब हम इन्हें देखते नहीं हैं, मीन्स यदि हम मान लेते हैं कि हम किसी रूम के अंदर हैं, फिर भी यदि बाहर से साउंड हमें सुनाई देते हैं तो हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे कि ड्रम का साउंड, डॉग, कैट या अदर एनिमल का साउंड जो प्रोड्यूस होता है, हम इन साउंड को बिना देखे ही पहचान लेते हैं कि ये साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। एक किस प्रकार से पॉसिबल है? क्या आपने सोचा है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक साउंड को दूसरे साउंड से डिफरेंट बनाते हैं? इन्हीं इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड, कैन बी डिफ्रेंशिएटेड साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं किसी साउंड की, जिससे कि हम किसी साउंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्या हम साउंड को एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज के बेस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? यहाँ पर सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड का मीनिंग देखेंगे। एम्पलीट्यूड का मीनिंग होता है कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई पेंडुलम है जो कि अपनी मीन पोजीशन पर है, वो अपनी मीन पोजीशन से जब मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम उसे उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी प्रकार से हम अदर ऑब्जेक्ट में भी देख सकते हैं। Our next topic is loudness and pitch. The loudness of sound depends on its amplitude. When the amplitude of vibration is large, the sound produces loud. When the amplitude is small, the sound produces feeble. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि जो साउंड होता है, साउंड की लाउडनेस उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। जब किसी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो प्रोड्यूस होने वाला साउंड लाउड होता है, और जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है तब जो साउंड प्रोड्यूस होता है वह साउंड फीबल होता है, कम होता है। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विथ दैट ऑफ एन एडल्ट। Is there any difference? Even if two sounds are equally loud, they differ in some way. Let us see how. बच्चों, यदि आप एक बेबी एंड एडल्ट के साउंड को कंपेयर करोगे तो उसमें आपको कई डिफरेंस दिखाई देंगे। यहाँ तक कि दो साउंड जो इक्वली लाउड होते हैं उनमें भी कुछ हद तक डिफरेंट होता है।
The frequency determines the shrillness or pitch of a sound. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. For example, a drum vibrates with a low frequency. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी को उसकी पिच के बेस पर डिटरमाइन किया जाता है। यदि किसी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हायर होती है तो हम बोलते हैं कि प्रोड्यूस होने वाले साउंड की पिच हाई है, और यदि किसी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है तो उसकी पिच भी लो होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, जो ड्रम वाइब्रेट्स होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, जिससे कि लो पिच्ड साउंड प्रोड्यूस होता है। On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. A bird makes a high-pitched sound, whereas a lion makes a low-pitched roar. However, the roar of a lion is very loud, while the sound of the bird is quite feeble. ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, आपने विसल की आवाज़ सुनी होगी। जो विसल होती है उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, जिसके कारण हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा बर्ड्स भी हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लॉयन की जो दहाड़ होती है, शेर की जो दहाड़ होती है, वो काफ़ी लाउड होती है। वहीं जो वर्ड्स होते हैं उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो फीबल होता है, पर उसकी फ्रिक्वेंसी या उसकी जो पिच होती है वो काफ़ी हाई होती है। Every day you hear the voices of children and adults. Do you find any difference in their voices? Can you say that the frequency of the voice of a child is higher than that of an adult? Usually, the voice of a woman is a higher frequency than that of a man. ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, आपने एक बच्चे और एडल्ट की वॉइस सुनी होगी। चाइल्ड की जो वॉइस होती है, चाइल्ड की वॉइस की जो पिच होती है वो हायर होती है एडल्ट की वॉइस की पिच के कंपैरिजन में। ठीक इसी प्रकार से जो फीमेल होती हैं, फीमेल की वॉइस की पिच भी मेल के कंपैरिजन में हायर होती है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बताया गया है कि फ्रिक्वेंसी का हाई होना। फ्रिक्वेंसी का हाई होना मीन्स जो टाइम पीरियड होता है, 1 सेकंड का जो टाइम पीरियड होता है उसमें कितना ज़्यादा ऑसिलेशन होता है। जितना ज़्यादा ऑसिलेशन होता है उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हाई पिच होती है किसी साउंड की। और जब हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी का लो होना, मीन्स 1 सेकंड में जितने कम ऑसिलेशन होते हैं उतनी ही कम या फिर बोल सकते हैं उतनी ही लो फ्रिक्वेंसी होती है। और फ्रिक्वेंसी का लो होना मीन्स पिच का लो होना। आई होप स्टूडेंट्स, आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।